यानी नेचर, तो नेचर लवर होते हैं, तो उनको सभी मौसम अच्छे लगते हैं। वो लोग बीमार नहीं पड़ते, और जो लोग बीमार पड़ते हैं वो फिर मौसम को दोष देते हैं। तो अगर तुम्हारे पास एक नेचुरल चीज अवेलेबल है, एक आर्टिफिशियल है, नहीं तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम्हें चुनना है, नेचुरल को चुनना है या आर्टिफिशियल को। जैसे आजकल ऑप्शन अवेलेबल होता है कि जो चीज खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक है या पेस्टिसाइड वाली है, तो तुम्हें ऑर्गेनिक चुननी चाहिए। कॉस्ट तो थोड़ी ज्यादा पड़ती है पर उसमें कम हार्मफुल होती है। ऐसे जो लाइफ है, लाइफ भी नेचुरल होनी चाहिए हमारी, आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए। फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं, मेमोरी में वापस रिकॉल करने की कोशिश करो। लेक्चर नंबर 50 में तुमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था, अब तक सबको रट गया होगा। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। नहीं रटा है तो रट जाना चाहिए, है ना, एग्जाम में यही आता है, तुम्हें बस यही सब तैयार करना है। इस स्लाइड को देख के तुम्हें याद आ रहा होगा कि कुछ सब्सटेंसेस ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ कम। डायग्राम को देखकर तुम्हें याद आ रहा होगा भाई, जो रिवीजन चाहिए होता है ना, विद इन 24 आवर रिवीजन चाहिए होता है। फिर दूसरा रिवीजन जो है वीकेंड पे चाहिए होता है। 2 रिवीजन तुम्हारे में यही करवा दे रहा हूँ। मंथ एंड वाला रिवीजन तुम कर लेना भाई, ये एक प्रोसेस है, इसका फायदा तुम्हें बाद में पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा। तो ये डायग्राम जिसमें क्वार्ट्ज विंडो लगी हुई है जिससे कि यूवी रेडिएशन आ सके, ये कंसेप्ट है। कम्यूटेटर की मदद से हम डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। जो रियोस्टेट लगा हुआ है उससे हम पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो क्या करेंगे, कलर्ड सेलोफेन पेपर चेंज कर देंगे, जो पन्नी लगाई है वो बदल देंगे, अलग अलग कलर की पन्नी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी। अगर इंटेंसिटी चेंज करनी है तो डिस्टेंस को कम या ज्यादा कर देंगे, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। अरे मैं क्लास से बाहर भेज दूंगा कुछ बच्चों को, लेट अगर आया हो तो फटाफट आगे के काम में लग जाओ। ये यहाँ पे आ गया, ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज विंडो इज सील्ड ऑन द ग्लास ट्यूब। उसके बाद तुमने इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल इसमें दी, वर्किंग की डिटेल। इस ग्राफ से पहला लॉ तुम फॉर्म करते हो, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इस ग्राफ से तुम इंटरप्रेट करते हो कि इसमें इंसिडेंट लाइट के कौन से कैरेक्टरिस्टिक को यूनिफॉर्म रखा है, फ्रीक्वेंसी को यूनिफॉर्म रखा है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। और यहां से 2 पॉइंट मिलते हैं तुम्हें लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के। पहला पॉइंट, saturation current is directly proportional to intensity. दूसरा पॉइंट, stopping potential is independent of intensity. Laws of photoelectric emission. 2 पॉइंट मिल गए। अगला जो ग्राफ है इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट रखी गई है, तो जवाब है इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी गई है, क्योंकि सैचुरेशन करंट सेम आ रही है तो इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आ रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। यहां से जो तुम्हें लॉ मिल रहा है वो लॉ ये है कि सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, सैचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। जो चौथा ग्राफ तुमने पढ़ा जो भी निकल गया, उसमें तुम्हें याद आएगा कि जिससे हमने उसका स्लोप निकाला था h/e, तो उसमें there is a minimum frequency called threshold frequency below which no photoelectric emission takes place.
ये लॉ बनता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का लॉ है। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ये सब, देखो क्या क्या याद आता है तुमको। जो लोग इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। यस सर। जो इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करेंगे वो जहां हैं जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसके बेसिस पर एक्सप्लेनेशन, इसकी शॉर्टकट लैंग्वेज अभी पेंडिंग है, वो मैं लिखवाऊंगा समय आने पर, अभी वो समय नहीं आया। y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्मेट। इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब सोचो जैसे तुम ये पट्टी देख रहे हो तुम्हें पूरी कहानी याद आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। अगर याद आ रही है इसका मतलब बिना लिखे तुम याद रख सकते हो। परेशान मत होना, ये चैप्टर एटम्स न्यूक्लियस खत्म हो जाए, इसमें भी हम थोड़ा लिखाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में तो पूरा ही लिखना है। पर तुम अपने आप भरोसा, एक अपने अंदर विश्वास डेवलप करो, बिना लिखे तुम याद रख सकते हो। कि मिलकर ने पूरी कोशिश की थी 10 सालों तक, 1906 से 1916 तक, कि वो आइंस्टीन को गलत प्रूव कर दे, और बात उल्टी हो गई। थर्ड लेक्चर में, लेक्चर नंबर 51 में जो तुमने पढ़ा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि फोटोन में एनर्जी इतनी होती है, मोमेंटम होता है h/c। तुमने पढ़ा फोटोन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का है, तो उसमें सेम एनर्जी, यानी सारे ऐसे फोटोन जो सेम फ्रीक्वेंसी के उनकी सबकी एनर्जी और मोमेंटम सेम होगा, और जो इंटेंसिटी है उस पर एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी, रेडिएशन की इंटेंसिटी पर मैक्सिमम एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी। फोटॉन्स न्यूट्रल होते हैं। फोटोन जब किसी पार्टिकल से कोलाइड करता है तो कॉलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक, उसमें एनर्जी और मोमेंटम तो कंजर्व रहते हैं, पर नंबर ऑफ फोटोन चेंज हो सकते हैं। यहां से हमें नाम याद आता है कॉम्पटन इफेक्ट। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स किए, उनसे इंटरप्रेट करना सीखा डेटा को, यूनिट्स के बेसिस पर कैसे हम फॉर्मूला बना लेते हैं, यूनिट्स को रिलेट करके फॉर्मूला बनाना सीखा तुमने। पावर है, एनर्जी है, तो पर सेकेंड वहां पे आ जाता है, दोनों का रेशियो। वर्क फंक्शन की वैल्यू रिवाइज की, अब तक तुम्हें याद हो चुका होगा, और सीजियम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब सीजियम के लिए याद है तो प्लेटिनम के लिए वैसे याद हो जाएगा 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ये न्यूमेरिकल्स तुमने किए, जिसमें फिर से ये विजिबल रेंज और क्लियर होगी तुम्हारी। अब तुम विजिबल रेंज को नहीं बोल सकते, नैनोमीटर में वो याद रहेगी तुमको। वेव नेचर ऑफ मैटर, इसमें तुमने तैयार किया कि अगर तुमसे पूछा जाए इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इनका एक्सप्लेनेशन किसके बेसिस पर पॉसिबल है? वेव नेचर। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट का पार्टिकल नेचर, जिसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर ये देखने का जो प्रोसेस है, तो देखने के प्रोसेस में दोनों ही नेचर काम आ रहे हैं, यानी स्कूल में सौरभ और घर में चिट्टू। फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी नेचर की सिमेट्री पर बेस, कि नेचर में सिमेट्री है। अगर रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव करने लग गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो पार्टिकल भी रेडिएशन की तरह बिहेव करना चाहिए। इसको हमने लिंक किया था, अगर तुम्हें याद रहा हो तो किससे लिंक किया था? फैराडे ने जो लॉ दिया ईएमआई में, उससे लिंक किया था। ये डी ब्रोगली की इक्वेशन जो कि हाइपोथेटिकल है, इसको प्रूव करते हैं डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट से। लास्ट टाइम पे तुम्हें बताया 12 एस्पेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन। ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है कि लैम्डा तो वेव एट्रीब्यूट है, वेव की प्रॉपर्टी है, जबकि p मोमेंटम जो है वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी, पार्टिकल का एट्रीब्यूट है। दोनों को लिंक करें प्लांक कांस्टेंट s, तो ड्यूअल नेचर इस तरह से हो गया। न्यूमेरिकल किया जिसमें वेवलेंथ निकल के आई 10⁻34 मीटर। कोई बॉल 0.12 kg की 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे जा रही है, तो हम एक वेव एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे कि डी ब्रोगली ने बोला था, एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ हम एक वेव एसोसिएट कर सकते हैं। उसको नाम देते हैं पार्टिकल वेव, मैटर वेव, डी ब्रोगली वेव, या फिर पायलट वेव, PILOT, पायलट वेव। अब तुम चाहते हो कि दोबारा कभी नहीं पढ़ो और ये पायलट वेव नाम जिंदगी भर के लिए तुम्हारे दिमाग में रह जाए,
तो सोचो बचपन में ज्यादातर बच्चों से जब पूछा जाता है तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, उनका जवाब होता है पायलट। जिन्होंने एरोप्लेन देखा होता है, बहुत कम होते हैं आइसक्रीम वाला बनना चाहते हैं, मैक्सिमम जो है पायलट बनना चाहते हैं। हमने एक डेरिवेशन किया 2 नंबर में, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला डिराइव किया। इसमें तुमने सीखा कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वे, तो आसान तरीके से हमने डिराइव किया 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ V, और वो एंगस्ट्रम में निकाला है ना, ये नैनोमीटर में तो 1.227, एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर देंगे तो 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ V। ये फॉर्मूला भी रट जाना चाहिए तुमको, जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे फॉर्मूला भी रट जाएगा। अब आगे, दिस इज लेक्चर नंबर 4। आज की डेट लगा दो 1/9/2016, 12 नेचर लेक्चर नंबर 4, और मेन जो नंबर चल रहा है लेक्चर नंबर 52, लेक्चर नंबर 52। यहां पे आप समझना चालू करो, वापस से पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ, पूरी तरह से अटैच हो जाओ, एक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। दोबारा जब भी तुम एनसीईआरटी उठाकर इसको देखोगे चैप्टर को, तो सारी बातें तुम्हें याद आ जाएगी। 120 वोल्ट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाया V की जगह, तो अगर हम लैम्डा कैलकुलेट करते हैं 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ V फॉर्मूला लगाकर, तो लैम्डा आता है 0.112 नैनोमीटर। ये जो वेवलेंथ है अगर मैं एंगस्ट्रम में एक्सप्रेस करूं 10 की पावर -10 में, तो एक्सप्रेस करूंगा 1.12 एंगस्ट्रम। This wavelength is of the same order as the spacing between the atomic planes in crystals. Crystals में atomic planes के बीच में जो दूरी होती है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, उसमें atomic planes ये सब आते हैं, तो जो डिस्टेंस होती है वो एक्स्ट्रा मिनट के ऑर्डर की होती है। This suggests that matter waves associated with an electron could be verified by crystal diffraction experiments analogous to X-ray diffraction. डिफ्रैक्शन को मेमोरी में लाओ, डिफ्रैक्शन क्या था, मैं चल के जा रहा हूँ रास्ते में, कंकड़ है, मैं सीधा सीधा चलता रहता हूँ, गाय बैठी है तो उड़ जाता। यानी डिफ्रैक्शन होने के लिए जरूरी शर्त है, कंडीशन है कि डिफ्रैक्शन केवल तभी होगा जब ऑब्स्टिकल या रास्ते में स्लिट, खिड़की आगे दीवार में ओपनिंग, तो उसका साइज उस वेव की वेवलेंथ के ऑर्डर का हो। अगर वो साइज वेव की वेवलेंथ के ऑर्डर का है तो वेव मुड़ेगी, नहीं तो नहीं मुड़ेगी, बिना मीडियम चेंज हुए मुड़ेगी। इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो एक्सरे का डिफ्रैक्शन अगर कराना है तो तुम्हें याद है एक्सरे की वेवलेंथ ईएमडब्ल्यू में पढ़ी थी, एंगस्ट्रम मिनट के ऑर्डर की, 10 की पावर -10 मीटर। क्रिस्टल्स के प्लेन्स में स्पेसिंग एंगस्ट्रम मिनट के ऑर्डर की, यानी वो जो स्पेसिंग है वो स्लिट का काम करेगी, तो एक्सरे का डिफ्रैक्शन हो जाएगा। सिमिलरली जब हमने इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली, मान लो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएट करूंगा उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, एंगस्ट्रम मिनट के ऑर्डर की। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन बीम को किसी क्रिस्टल पर इंसिडेंट करूंगा तो बताओ डिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, कंडीशन फुलफिल हो गई, इलेक्ट्रॉन बीम मुड़ जाएगी। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को वेरीफाई किया डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंटली। ये उसका प्रिंसिपल है कि डिफ्रैक्शन करवाकर हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्रिस्टल्स का रोल आएगा, और उससे पहले डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट पे जाने से पहले तुम्हें लिखना है, हेडिंग लगाना है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेडिंग लगाओ, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। बताओ अनिश्चितता अच्छी है या खराब है? हमेशा खराब नहीं है, कहीं अच्छी है कहीं खराब है। जीवन में अनिश्चितता खराब है। जीवन में निश्चितता हो तो हम ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, लिखोगे स्टेटमेंट, ATI शॉर्ट फॉर्म है अकॉर्डिंग टू इट। ATI, it is not possible to measure both, comma, the position
and momentum, the position and momentum of an electron, bracket start, or any other particle, bracket close, at the same time, exactly, बिल्कुल सही नहीं नाप सकते, एक ही समय पर पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल का मोमेंटम, उसका बिल्कुल सही मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। यह हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल था, ठीक है, यहीं तक लिखना है। किसमें पूछा जाएगा? राजस्थान बोर्ड में पूछते हैं, सीबीएसई में नहीं पूछते, तो राजस्थान बोर्ड के बच्चों को लिखना है। एक लाइन छोड़कर लिखोगे, देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी, एक लाइन छोड़, देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी, और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल डेल्टा एक्स, ब्रैकेट में डेल्टा एक्स, इन द पोजीशन। देखो यहां लिखा हुआ इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ पोजीशन, स्पेसिफिकेशन वर्ड को खा जाओ, उसकी जरूरत नहीं है। इन द पोजीशन, ये जो एक्टिविटी मैं करवा रहा हूं तुमको, वो जानबूझ के करवा रहा हूं, इसीलिए करवा रहा हूं कि तुम सीखो क्या हटाना है, क्या रखना है। इन द पोजीशन एंड some uncertainty delta p and some uncertainty bracket में delta p in the momentum, फिर से खा जाएंगे स्पेसिफिकेशन, in the momentum, full stop। the product सारी लैंग्वेज खा जाओ, सीधे लिखोगे डेल्टा x into डेल्टा p, ऑर्डर ऑफ का सिंबल, the product delta x into delta p, सिर्फ ऑर्डर ऑफ का सिंबल बनाना, इक्वल टू मत बनाना। फिर ये स्पेशल सिंबल आ जाएगा h, बनाकर काट दो, ऊपर से h बनाकर काट दो, और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू लिख दो इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई, ब्रैकेट h अपॉन 2 पाई। इतना जानना फिजिक्स में मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, केमिस्ट्री में तुम्हें और डेप्थ में ले जाया जाएगा, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, मेन क्लास में तो बहुत आगे तक ले जाएंगे, पर मैं तुम्हें बता दूं वो जितना आगे तक ले जाएंगे वो सारी डिटेल कब काम आएगी? वो काम आएगी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर। इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में फिर से केमिस्ट्री पढ़नी। एग्जांपल 11.4 देखो, what is the de Broglie wavelength associated with an electron moving with a speed 5.4 into 10 की power 6 meter per second and being part a ball of mass 150 gram traveling at 30.0 meter per second? क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? डायरेक्ट है, लैम्डा इक्वल टू h by p, p की वैल्यू हम m भी निकाल लेंगे, बॉल के लिए भी निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल लेंगे। तो फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पर देने का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को समझो। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है, सॉल्यूशन देखो पहले तो, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हमने निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास मास भी है इलेक्ट्रॉन का और उसकी स्पीड भी है, मोमेंटम आ गया, उससे हमने लैम्डा निकाल लिया इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर से देखो लैम्डा कितना आ रहा है, 0.135 नैनोमीटर, ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम यूनिट 1.35 एंगस्ट्रॉम, एक्सरे की वेवलेंथ। बार बार ये डेटा तुम्हें मिल रहा है इस किताब में, इस चैप्टर में, उसका कुछ कारण होगा, ये पेपर में भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। अब अगर तुम कैलकुलेट करते हो बॉल के लिए, तो फिर से देखो रिपीटिशन है, अभी तो कैलकुलेट किया था बॉल के लिए 0.12 kg 20 मीटर पर सेकेंड, तो कितना है 10 की पावर -34 आया था। मैंने बोला था इसको देखना, डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो पता है एक्सरे की 10 की पावर -10 है, गामा रे 10 की पावर -12 -13 14, गामा रे तक तो हमें ठीक है दिख जाएगी वेवलेंथ, पर ये वेवलेंथ हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं देख सकते, तो इसका डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि ये बॉल ही नजर आएगी, पार्टिकल नजर आएगी, इसकी वेव बनी हुई नजर नहीं आएगी। तो अब कंपैरिजन देखो, द de Broglie wavelength of electron is comparable with X-ray wavelength। ये स्टेटमेंट तुम देखोगे बार-बार रिपीट हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की de Broglie wavelength X-ray की wavelength के कंपैरेबल है। However, for the ball it is about 10 की पावर -19 times the size of proton। तो क्या तुम बता सकते हो प्रोटॉन का साइज कितना? देखो ये 10 की पावर -19, ये 10 की पावर -34,
Ball is about 10 की पावर minus 19 times the size of proton. For the ball, it is a ball. क्या चीज? अगर प्रोटॉन का साइज है 10 की पावर minus 15, 15 में जोड़ो minus 19 तो क्या बन गया? minus 34. तो प्रोटॉन का साइज न्यूक्लियस के साइज के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि 1h1 जो है उसमें होता क्या है? एक प्रोटॉन ही तो होता है उसके न्यूक्लियस में, तो प्रोटॉन का साइज न्यूक्लियस का। तो ये कंपैरिजन कई जगह आता है। एक तो यहाँ कंपेयर किया, ऐसा एक क्वेश्चन अभी न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ेंगे मंडे को, ट्यूसडे को जब न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, तुमसे बोलेंगे कंपेयर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर विद डेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। न्यूक्लियर मैटर जो होता है या न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है उसको कंपेयर करो ऑर्डिनरी सब्सटेंस की डेंसिटी के साथ। तो न्यूक्लियर डेंसिटी याद है किसी को? ये डिराइव करके निकालेंगे हम 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियस, कि वो आयरन का न्यूक्लियस है या एल्यूमिनियम का है या गोल्ड का है, डजंट मैटर। न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी कितनी होगी? 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट भी आनी चाहिए तुमको, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऑर्डिनरी मैटर में हम लेंगे वाटर की डेंसिटी तो अच्छे से जानते हो कितनी? 1000 kg पर मीटर क्यूब, 10 की पावर 3। अब जहां भी तुमसे बोलते हैं कंपेयर करो, कंपेयर करने का ये जो वर्ड आ गया इसका मतलब है रेशियो निकालो। तो 10 की पावर 17 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 यू गेट 10 की पावर 14। न्यूक्लियर डेंसिटी टेंस फॉर 14 टाइम्स ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। महसूस करो, न्यूक्लियस इज वेरी वेरी डेंस, बहुत ज्यादा डेंस। अगला सवाल 11.5, एन इलेक्ट्रॉन एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। अगर सवाल यहीं तक लैंग्वेज में कंसीडर करूं तो मैं इसको मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन बना सकता हूं। Have the same kinetic energy enter magnetic field then compare radius of their path। याद आ रहा है कुछ? ऐसा क्वेश्चन था वहां पे, हमने फॉर्मूला यूज किए थे R इक्वल टू mv बाई qb, mv स्क्वायर पे r को qvv से इक्वेट किया था, R इक्वल टू mv बाई qb, R इक्वल टू p बाई qb, फिर p को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2me या 2mk, और फिर k को लिखेंगे छोटा ही बड़ा भी, पोटेंशियल आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया यहाँ से, which of these particles has the shortest de Broglie wavelength। फॉर्मूला तुम्हें याद आ रहा है? लिख देता हूँ, lambda इक्वल टू h by p h by mv h by अंडर रूट ऑफ 2mk h by अंडर रूट ऑफ 2mev। कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे? इसमें सिर्फ मास आ रहा है, जिसका मास सबसे कम उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे, तो किसका? इलेक्ट्रॉन का सबसे कम। कितना कम? प्रोटॉन के मास का 1/1840 छोटी क्लास में सिखाया गया था, 1/1838 या 1840। जब भी अल्फा पार्टिकल की बात आती है हमें याद आता है ये तो हीलियम का न्यूक्लियस है He24, तो कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे? He24 में 2 नीचे है और 4 ऊपर है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल आर करेक्ट। तो इसमें 2 प्रोटॉन है तो इसका चार्ज हुआ 2 यूनिट, 4 टोटल न्यूक्लियन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइंडली नोन एज न्यूक्लियन, जो न्यूक्लियस के अंदर है। तो इसका मास हुआ 4u, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, तो इसका मास 4, चार्ज 2। अगर प्रोटॉन की बात कर रहे हैं 1h1, तो चार्ज भी 1 और मास भी 1, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या जवाब है इस सवाल का? शॉर्टेस्ट, जिसका मास सबसे ज्यादा यानी अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए शॉर्टेस्ट। ठीक है, 11.6, हाँ बोलो, डक्ट तो चालू है भैया, तुम महसूस करो। हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, पार्टिकल जो है 3 times as fast as an electron, इलेक्ट्रॉन के
पे चल रहा है, रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो कितना बढ़िया सीक्वेंस बैठ रहा है। कल मैंने क्या बोला था, कल्पनाशील बनो। तो आज मैं इसको सुझाव दे रहा हूं कि कल्पना करें, हाँ, कि हवा चल रही है, इमेजिन दैट। अब कुछ बच्चे नाराज हो जाते, बोलते हैं ये कैसे पागलपन की बातें कर रहे हैं, पागल हैं लोग। और देखो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, समझो इस चीज को। जहां हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वहां एक्सेप्टेंस दे देना चाहिए। एक्सेप्ट कर लो सिचुएशन को एंड एंजॉय इट, तो फ्रस्ट्रेशन सारा खत्म हो जाएगा। और नहीं तो तुम परेशानी रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड, और नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी तुम्हारे अंदर। तुम्हें हर चीज खराब लगेगी, हर चीज में कमियां निकालोगे। तो अपना नेचर कन्वर्ट कर लोगे तो फायदे में रहोगे, सब जगह फायदे में रहोगे। नेचर ही कन्वर्ट कर लो। मैंने किया है, मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं। मैं इसके जैसा ही था, हर चीज खराब। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। A particle is moving 3 times as fast as an electron. 3 गुना तेज भाग रहा है. The ratio of de Broglie wavelength of the particle to that the electron is 1.813 into 10 की पावर -4. तुम्हें सीधे रेशियो दिया हुआ है de Broglie wavelength का। फॉर्मूला तुम जानते हो, लैम्डा इक्वल टू h by p, p की जगह mv, हम h by mv यूज करने वाले हैं। कैलकुलेट द पार्टिकल्स मास एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल। मास पता करो, फिर उसका जो मास है, तुम्हारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए कि इतना मास किसका होता है, कंपेयर करके उसको नाम दो कि वो कौन सा पार्टिकल। तो देखो कैलकुलेशन कैसे की। डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली मूविंग मटेरियल पार्टिकल की, लैम्डा इक्वल टू h by p, फिर रेशियो निकाला। ये फॉर्मूला ऐसे मॉडिफाई हो गया, वैल्यूज बाद में रखेंगे, पहले फॉर्मूले को मॉडिफाई किया, फॉर्मूला फॉर्मेट में ले। तो लैम्डा e और लैम्डा, ये मेरे पास दोनों की वैल्यूज हैं। मुझे क्या निकालना है, मास ऑफ पार्टिकल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं जानता हूँ ve, मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, वो 3 टाइम्स ve है, तो नीचे लिख दूंगा 3 ve कट गया। कैलकुलेट करने पर जब मुझे मास मिला तो आता है 1.675 into 10 की पावर -27 kg। अब मेरे पास रेफरेंस है, 1 एटॉमिक मास यूनिट लगभग इतना ही होता है, और 1 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जिसको यू कहते हैं, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 एटम। प्रोटॉन का मास भी लगभग इतना होता है, न्यूट्रॉन का भी लगभग इतना होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है प्रोटॉन से। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अगले चैप्टर में आएगा कि अगर न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनना है, ये प्रोसेस नेचुरल है, इजीली हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, प्रोटॉन का मास कम है। पर अगर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनना है तो ये प्रोसेस नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, मुश्किल से होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। ये कंसेप्ट मैंने जो तुम्हें इतना कम टाइम में बता दिया, ये मेन क्लास में तुम्हें पूरी आधी क्लास में समझाएंगे इस फैक्ट। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 11.7 What is the de Broglie wavelength associated? देखो तुम्हें फिर से मैं आगाह कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। Be individual in class. तुम अकेले हो, तुम्हारे आसपास कोई है नहीं, किससे इंटरेक्ट कर रहे हो। जब तक तुम इंडिविजुअल नहीं रहोगे क्लास में, ये चीजें समझ में वैसे नहीं आएंगी जैसे रट सकते हो तुम बैठ कर क्लास में। टीचर रटवाता है, 4 बार बोलेगा एक चीज को, पर तुम फिर उसमें तोते बन सकते हो, तुम्हारा माइंड या ब्रेन डेवलप नहीं होगा। जब इंडिविजुअल रहोगे तो ब्रेन डेवलप होगा। ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाता है, सिर्फ वो रटना ही रटना हो जाता है। दोनों में बैलेंसिंग करके चलनी है, कुछ रटना है, कुछ समझना है। What is the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference 100 volt? देखो फिर रिपीट हुआ है कंसेप्ट। तुमने पहले निकाला था 120 वोल्ट, ओरली मैंने बताया था 54 वोल्ट, 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो हमने 100 वोल्ट, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 12.27/√v एंगस्ट्रॉम में, या फिर 1.227/√v नैनोमीटर। तो डेटा आ गया 0.123 नैनोमीटर। क्या किया, 7 को राउंड ऑफ करके इस 2 को बना दिया 3। ठीक है, तुम इसको एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो, 1.2 या 1.23 एंगस्ट्रॉम। फिर से क्या फैक्ट सामने आ रहा है, द de Broglie wavelength associated with an electron in this case is of the order of X-ray wavelength। मैंने एडिशनल नहीं लिखा है, मैंने अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं लिखा है,
एनसीईआरटी में बार बार लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? तुम्हें याद हो जाए इसलिए, क्योंकि यही तो पूछेंगे। कोई भी नहीं चाहता तुम्हारे खराब नंबर आए, सभी चाहते तुम्हारे अच्छे नंबर आए। तुम चाहते हो अच्छे आए, तुम्हारे टीचर्स चाहते हैं अच्छे आए, तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं अच्छे आए, सरकार चाहती है रिजल्ट अच्छा हो। कोई भी विलेन नहीं है इस स्टोरी में। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट हेडिंग। जहां तक लिख चुके हैं उसके बाद हेडिंग डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। स्पेलिंग यहां से देख लो बोर्ड से। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में डैश लगाकर तुमको लिखना है। The de Broglie hypothesis was verified by Davison and Germer. Verified by Davison and Germer experimentally. बस इतना ही लिखना और कुछ भी नहीं लिखना। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, किसने वेरीफाई किया डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को? डेविसन एंड जर्मर, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। और साथ साथ में एक बात और समझो, देखो बाद में नाम आ रहा है जीपी थॉमसन ने 1928 में, डेविसन जर्मर ने 1927 में, पर कहीं पर भी हम जीपी थॉमसन का नाम नहीं, जे थॉमसन अलग है, जीपी थॉमसन अलग है, कहीं भी इसका नाम नहीं लेते। जीपी थॉमसन का नाम कहीं नहीं लिया जाता, जहां भी ले जाएगा पहले जिसने डिराइव किया, डेविसन एंड जर्मर। इनका एक्सपेरिमेंट पहले सिलेबस में हुआ करता था, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, पर तुम्हें प्रिपेयर नहीं करना है। हालांकि समझ लो डायग्राम क्या है। ये देखो, ये फिलामेंट है जिसको यहाँ से एनर्जी मिल रही है, हीट हो रहा है। गर्म होगा तो कौन सा एमिशन होगा? चार ऑप्शन दे रहा हूँ। थर्मियोनिक एमिशन होगा, फील्ड एमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या सेकेंडरी? गर्म होकर कौन सा एमिशन होता है? एक जैसी आवाज आनी चाहिए, थर्मियोनिक। एग्रीड? इसका मतलब तुमने सीखा, तुम्हें याद है। तो गर्म होकर यहाँ थर्मियोनिक एमिशन हुआ। फिर तुम ध्यान से देखो, यहाँ HT का मतलब होता है हाई टेंशन, लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। ये कैथोड और यहाँ पर ये एनोड विद होल, मिड विद ए होल, पोलो। तो एनोड विद ए होल, उसका पर्पस क्या है? जो इलेक्ट्रॉन बीम कैथोड से निकलकर एक्सेलरेट होगी एनोड की तरफ, वो बीच में से निकल जाए, होल में से, जिससे कि हम उसको बॉम्बार्ड कर पाए, बॉम्बार्डमेंट कर पाए उससे। किस पर? निकल टारगेट पर। आ रहा समझ में? ये इलेक्ट्रॉन गन का स्ट्रक्चर है। टीवी में क्या होती है? पिक्चर ट्यूब होती थी, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? निकल टारगेट। तो बताओ, क्या फील्ड एमिशन भी होगा यहाँ पर? जवाब पे हो सकता है। अगर हाई टेंशन कितने वोल्ट से ज्यादा हो जाए तो फील्ड एमिशन हो जाएगा। एक डेटा था फील्ड एमिशन में 10 टू पावर कितने वोल्ट, तो मैंने लिंक किया था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर थी 3 into 10 की पावर 6 वोल्ट, 3 मेगा वोल्ट। और मैंने तुम्हें बताया था फील्ड एमिशन में इससे ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा चाहिए, बाहर खींच रहे इलेक्ट्रॉन। तो फील्ड एमिशन में 10 की पावर 8 हो जाता था। तो 10 की पावर 8 वोल्ट के आसपास हुआ तो फील्ड एमिशन भी हो जाएगा। तुम लोगों की बहुत बड़ी परेशानी है, कोई बच्चा क्लास में लेट आता है या क्लास छोड़ देता है, अल्टरनेट डेज आता है, 2 दिन के बाद आता है, तो उसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता। 3 दिन के बाद कोई आ रहा है, मान लो सप्ताह में 4 क्लास लग रही है, तो रेगुलर अगर करोगे तो अंडरस्टैंडिंग की गारंटी है, लिख कर दे सकता हूं। रेगुलर भी इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट के साथ, है ना। यहाँ पे कंबाइंड स्टडी नहीं करनी हमको, पड़ोसी के साथ मिलके पढ़ रहे। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बीम आकर टकराएगी तो छितरा जाएगी। छितराने को बोलते हैं अंग्रेजी में स्कैटरिंग, टकराकर फैल जाना, तितर बितर हो जाना। मुहावरा तुमने बचपन में सीखा था, तितर बितर हो जाना। तो ये जो छितरा गई, अब हम ये जानना चाहते हैं कि किस एंगल पर कितनी इंटेंसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए पर यूनिट एरिया। तो उसके लिए हम एक मूवेबल कलेक्टर या रोटेबल डिटेक्टर, इसको कह दो, इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है। इसमें अलग अलग 2 अरेंजमेंट होते हैं। यहाँ तुम देख रहे हो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। अभी आगे एक और डायग्राम दिखाऊंगा आज के लेक्चर में, वहां पर गैल्वेनोमीटर की बजाय माइक्रोस्कोप लगा रखा है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का नाम सुना है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें भी हम ऐसे डिटेक्ट करते हैं अल्फा पार्टिकल।
तो डिटेक्ट कर लेंगे, तो डिफ्रेक्ट होकर ये बीम आई। अब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था, इन्होंने पोलर ग्राफ प्लॉट किया। ऐसे सुन लेना आगे डिटेल, बस सुन लो खाली और एक्सेप्टेंस दे दो, हाँ ऐसा कुछ हुआ। डेविसन एंड जर्मन ने इस एक्सपेरिमेंट को लेकर पोलर ग्राफ प्लॉट किए। उन ग्राफ से जो रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट के बेसिस पर ये पता चला कि 54 वोल्ट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आती। जब 54 वोल्ट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल देते हैं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है पर्टिकुलर एंगल 65 डिग्री पर, ठीक है, वर्टिकल से। तो इन डेटा को लेकर उन्होंने 54 वोल्ट को लेकर कैलकुलेशन की 12.27/100 से डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली इलेक्ट्रॉन की। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आई 1.67 एंगस्ट्रॉम यूनिट। कौन से फॉर्मूले से? 12.27/100 तो डी ब्रोगली के फॉर्मूले से वेवलेंथ आई 1.67 एंगस्ट्रॉम। ये का ये एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन बीम की बजाय एक्सरे यूज की थी साइंटिस्ट ब्रैग ने, BRAGG ब्रैग ने एक्सपेरिमेंट किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन फ्रॉम निकल क्रिस्टल, ठीक है। उसने उस एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला दिया था 2d sin θ = Lambda। d क्या है, n क्या, हमें कोई मतलब नहीं, थीटा क्या, उससे कोई मतलब नहीं। ये जो 2d sin θ = Lambda ये वेव के लिए दिया गया फॉर्मूला था, एक्सरे के लिए दिया गया फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को जब हम प्रेजेंट सिचुएशन के लिए इलेक्ट्रॉन बीम के लिए लगाते हैं तो उससे जो लैम्डा निकल के आता है वो आता है 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो वेव मान के लैम्डा निकाल रहे हैं 1.65, पार्टिकल मान के डी ब्रोगली वेव मान के उसकी लैम्डा निकाल रहे हैं 1.67। दोनों में बहुत ही मामूली अंतर है, हम बोलेंगे बोथ द रिजल्ट आर इन क्लोज एग्रीमेंट, thus डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज वेरीफाइड। दोनों एक्सपेरिमेंट से सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस प्रूव होगी कि डी ब्रोगली ने जो फॉर्मूला दिया वो सही है। क्लियर? दिस इज ओवर, डुअल नेचर खत्म। अब बचते हैं ये क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चन 2016 में अभी इनकी प्रोसेसिंग में नहीं कर पाया। तो जैसे संडे को क्लास लगाई थी, ठीक है, तो इस संडे फिर से क्लास है। जितने बच्चों ने हाथ ऊपर किया था उतने बच्चे नहीं आए क्वेश्चन डिस्कशन में, तो ये पॉसिबल हो पाया कि क्लास वहां हो गई फिजिक्स लैब में। पर इस संडे को ये रूम अवेलेबल है। टाइम तुम्हारी चॉइस का बता दो, शाम को 7 से 9 या सुबह 7 से 9। ओके, कितने लोग सुबह आना चाहते हैं, हाथ ऊपर करें, 7 से 9। ओके, कितने लोग शाम को 7 से 9 आना चाहते हैं? ओके, मेजॉरिटी मींस। तो इस बार संडे को सुबह फिर से 7 से 9, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इस बार रजिस्टर भी लाना क्योंकि यहाँ पर एक क्लास आराम से तुम लिख भी सकते हो। तो वो जो क्वेश्चन जिनकी बात की थी वो मैं लिखवा भी दूंगा, जैसे आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की मदद से लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट क्या होगा। 2016 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन वही हैं। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, हेडिंग लगाओगे। अच्छा, किसी को कोई परेशानी तो पहले सॉल्व कर लो, है ना। जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, तुम में से कुछ लोग हो सकता है उससे इत्तेफाक नहीं रखते मतलब उससे एग्री नहीं करते। सो रेज योर ऑब्जेक्शंस, हाथ ऊपर करो फिर बोलो। हाँ बोलो तुम्हारा ऑब्जेक्शन। एंगल 65 था ग्लेंसिंग एंगल, जो 2d sin θ = n लैम्डा में रखते हैं, वो रखते हैं 50 डिग्री। अगर तुम्हें वो चीज समझनी है मेरे पास आ जाना 9 से 11, और कल तो मैं पूरे दिन भर ही बैठा रहूंगा 9 से 1 बजे तक, शाम को 3 से 5 बजे तक आ जाना फिजिक्स लैब में। और बेटर ये कि फोन करके आओ, श्योरिटी हो जाती है। मान लो किसी काम से कहीं जाना पड़े, मीटिंग में जाना पड़े या कुछ भी काम से जाना पड़े, श्योरिटी हो जाती है, फोन करके आओ। तो मैं यहीं पे मिलूंगा। नंबर मैं नहीं बताऊंगा, नंबर फिजिक्स लैब से लो और सारे टीचर का लो। एक पेज लगा हुआ है फिजिक्स लैब में, जगह जगह लगा हुआ है, फोटो खींच के रखो अपने मोबाइल में। ओके, एटम्स फिजिक्स लैब तो एक चक्कर लगाना ही पड़ेगा। जब तक तुम फिजिक्स लैब की तीर्थ यात्रा नहीं करते हो, तुम्हें क्लास में बैठने का हक नहीं फिजिक्स की क्लास में। लेक्चर नंबर 52 एटम्स, चैप्टर 12, यूनिट नंबर 8। और किसी को कोई ऑब्जेक्शन है जल्दी से पूछो, फिर पढ़ना शुरू करें। नहीं ऑब्जेक्शन? ओके।
लेक्चर जो कल तक मैंने डिलीवर किए YouTube पर एज वेल एज फिजिक्स लैब में अवेलेबल है। सारी स्लाइड्स उस पे क्या बोलते हैं docs.com जो तुम्हें एड्रेस दिया था उस पर एज वेल एज फिजिक्स लैब में अवेलेबल है। ठीक है, यानी अभी तक का डेटा अपडेटेड है। चैप्टर 12 एटम्स, यूनिट नंबर 8 वेटेज। अगर टोटल मिलाकर देखें तो 12 नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, तीनों का कंबाइंड वेटेज। चैप्टर 3 हो गए, यूनिट 2 है, कंबाइंड वेटेज है 10 नंबर। 4 नंबर के क्वेश्चन 12 नेचर में से आते हैं, 6 नंबर के एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से आते हैं। सिलेबस देखो, छोटा सा सिलेबस है। मंडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगली क्लास मंडे को है सीधे। संडे को तो स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास नंबर 2 है ना, इस नंबर से लेक्चर मिल जाएगा इस नाम से, स्पेशल क्लास नंबर 1, स्पेशल क्लास नंबर 2। तो सिलेबस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस पे 2 या 3 नंबर में सवाल बनता है। फिर अगला हेडिंग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल को डिटेल में पढ़ना है। केमिस्ट्री में तुमने 11th में पढ़ा होगा, 12th में तुम फिजिक्स में दोबारा से उसको पढ़ोगे। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में क्या उसके मेरिट है, क्या डीमेरिट है। सबसे पहला मॉडल तुम्हें पता है थॉमसन ने दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल। एनसीईआरटी में हालांकि उसका जिक्र है, डिटेल है, उस पर पीछे क्वेश्चन भी हैं, बट मैं तुम्हें क्लियर कर दूं ये सिलेबस में नहीं है। सीधा रदरफोर्ड से स्टार्टिंग करनी। अब इस रदरफोर्ड मॉडल की डिटेल में कुछ और सब पार्ट इसके आएंगे, जैसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सुना सुना है कि सुना सुना है? अगर जिनके लिए सुना सुना है तो मंडे को सुना सुना हो जाएगा। और इसी में इंपैक्ट पैरामीटर भी पढ़ोगे। कितने लोग जानते हैं इंपैक्ट पैरामीटर स्मॉल बी? जब तुमने 11th में कॉलिजन चैप्टर पढ़ा था तो कॉलिजन का ही पार्ट होता है। कॉलिजन में कुछ टीचर पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर हम कॉलिजन के लिए डिफाइन करते हैं। एटम, अल्फा पार्टिकल आया, एटम की सेंटर लाइन, अल्फा पार्टिकल की लाइन ऑफ मोशन, दोनों के बीच का गैप, इंपैक्ट पैरामीटर। बोर मॉडल लिखो। नेक्स्ट, ये सारा लिख लिया तो अच्छी बात है। बोर मॉडल में एनर्जी लेवल्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सब हम पढ़ेंगे। तो लाइमन पामर पाशन ब्रैकेट फुंड, पाशन ब्रैकेट ये तो पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में तुम हम्फ्री भी पढ़ो, ठीक है। फिजिक्स में फुंड तक। और ये ठीक वैसे ही है जैसे मैग्नेटिज्म जब पढ़ रहे थे तो मैग्नेटिज्म में तुमने क्या क्या पढ़ा था? मैग्नेटिज्म में तुमने पढ़ा था पैरा, डाया, फेरो। फिजिक्स में जब तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो फेरी भी आ जाता, ऐसे लिंक करके चले। हेडिंग रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, हेडिंग लगाओ। यहां से पढ़ना शुरू करें। 2M 2 नंबर में रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट और जोड़ देना, स्कैटरिंग क्या है ब्रैकेट में। डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज हुई थी, इसलिए रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। इसमें डैश लगा के लिखोगे दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय, दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय। अब देखो क्या काट छाट क्या करनी है तुमको। जितने भी साइंटिस्ट के नाम होते हैं उसमें जनरली हम सरनेम यूज करते हैं खाली, ईयर से हमें कोई लेना देना नहीं है। ईयर सेंस करने के लिए खाली, पर उसको याद रखने की कोई मजबूरी तुम्हारी नहीं है। तो दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय गीगर एंड मार्सडेन। दोनों के नाम याद रखने का तरीका बताता हूं। गीगर रिसेंटली जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाँ ये देखो याद आ गया, गीगर मुलर काउंटर वहां पढ़ा था। अब गीगर मुलर काउंटर 4 ऑप्शन दे रहा हूं। इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर, पहला ऑप्शन इंटेंसिटी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, दूसरा ऑप्शन इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, तीसरा ऑप्शन
इंटेंसिटी ऑफ साउंड, चौथा ऑप्शन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब देखो तुमने खिचड़ी क्यों बनाई, ऑप्शन बी जो बोल रहे हो सही है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हीट, हीट बोला क्या किसी या बी बोला? ओके, बी इज करेक्ट आंसर। रेडियो एक्टिव रेडिएशन को नापते हैं हम गीगर मूलर काउंटर से। और अगर तुम्हें साथ में लगा लगा याद आ रहा हो बोलोमीटर, तो बोलोमीटर टेबल 8.1 में तैयार करवाया था मैंने, EMW। तो बोलोमीटर से क्या नापते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। क्लियर? तो मैंने इसमें एग्जांपल दिया था, अगर किसी के ट्यूमर हो गया है तो उसको बेरियम सल्फाइड का घोल पिलाकर गीगर मूलर काउंटर लगाकर रीडिंग ले लेंगे। कहां पर रीडिंग ज्यादा, वही गीगर है। मार्सडेन, मार्स के लिए लड़ाई चल रही है ना, आगे कब्जा करना, जो देश पहुंचकर जितनी ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लेगा उस जमीन का खनिज उसका हो जाएगा। अखबार में खबर आई 2 दिन पहले, तो अमेरिका होड़ में है, चीन है, रशिया है, भारत का नाम पीछे ले रहे हैं, पीछे पीछे। अब किसका दांव लग जाए, कौन पहुंच के पहले कितनी जमीन पे कब्जा कर ले। मार्स कहां पे चले गया? गुफा में, डेन यानी गुफा। अब इसमें जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो समझो। एक एक्सपेरिमेंट ध्यान से सुनो, ऐसे मतलब डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करो इतनी जल्दी, कंसंट्रेशन बनाए रखो। एक एक्सपेरिमेंट जो रिसेंटली तुमने पढ़ा, डेविसन एंड जर्मर, दूसरा फिर से गीगर एंड मार्सडेन। दोनों में 2-2 साइंटिस्ट के नाम आए। कई बार जब पूछा जाता है तो खिचड़ी बन जाती है, इधर का उधर हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक कर देते हैं जैसे खिचड़ी नहीं बने। तो कैसे लिंक करना है? डी से डेविसन, डी से डी ब्रोगली। तो अगर डेविसन जर्मर आ रहा है तो माइंड में लिंक कर लो, डी ब्रोगली से लिंक्ड है, और गीगर मार्सडेन आ रहा है तो फिर रदरफोर्ड से लिंक। ये पूरी सीरीज चलती है। देखो रदरफोर्ड जो था वो जे थॉमसन का शिष्य था, स्टूडेंट, और ये गीगर और मार्सडेन जो है रदरफोर्ड के स्टूडेंट। सीरीज चल रही है। ये सेटअप था। ये डायग्राम तुम्हें नहीं बनाना है, सिर्फ समझना है। ये लेड कैविटी होती है, लेड की कवरिंग होती है, इसके अंदर कैविटी होती है, साइड में ओपनिंग होती है। इसके अंदर सोर्स रखते हैं अल्फा पार्टिकल का, यानी जो अल्फा एक्टिव हो। क्या तुम्हें नाम याद है कोई अल्फा एक्टिव सोर्स का? ऐसा रेडियो एक्टिव सोर्स जो अल्फा एक्टिव, बोलो। रेडियम अल्फा निकालता है। जैसे रिसेंटली हमने पढ़ा था, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, नहीं हो सकता निकालता, मुझे नहीं पता। रिसेंटली हमने पढ़ा था कि नेचुरल सोर्स ऑफ गामा रेज इज डैश, नाम बताओ। कोबाल्ट 16, याद आ रहा है कुछ? कोबाल्ट 16 EMW में पढ़ा था गामा रेज की एप्लीकेशन में। कोबाल्ट 60 का मैंने एग्जांपल तुम्हें दिया था और बोला था एटम्स में वापस से पढ़ेंगे। ये चैप्टर जब एंड हो रहा होगा तो मैं फिर से कोबाल्ट 60 का जिक्र करूंगा। कोबाल्ट 60 का मतलब क्या है? कुछ बच्चे जो है अनजान बनने की कोशिश करते, बोलते अरे हमने तो क्लास की नहीं थी, तो अब हमारे समझ में नहीं आएगा, अब वो दिमाग के दरवाजे बंद कर देते। कोई बात नहीं, क्लास नहीं की, डजंट मैटर, अभी समझने की कोशिश करो, अभी आएगा। इसका एटॉमिक नंबर 27, इसका मास नंबर 60। ये रेडियो एक्टिव है। सबसे पहले ये बीटा एमिट करता है, बीटा एक्टिव है। बीटा एमिट करते ही इसका जो कन्वर्जन है वो निकल में हो जाता है, ट्रांसम्यूटेशन। ये 27 की जगह हो जाता है 28, ये 60। अब ये जो निकल बना इसका न्यूक्लियस रहता है हायर एनर्जी स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। वहां से ग्राउंड स्टेट में लौटने के लिए ये एक गामा रे एमिट करता है ऑफ एनर्जी 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद लोअर एक्साइटेड में आता है, फिर वहां से और नीचे जाने के लिए 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.33 एंड 1.17, ये दो डेटा है। तो ये डायग्राम तुम्हें दिया, फिर यहाँ ग्राउंड स्टेट में आता है। तो हम बोलते हैं कोबाल्ट 60 जो है नेचुरल सोर्स है गामा रे का। सिमिलरली अल्फा पार्टिकल का सोर्स है बिस्मथ, Bi, जो इसमें दिया है किताब में, एनसीईआरटी में दिया है, वो बिस्मथ है, जो तुम्हें याद करना है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये कोई कहानियां नहीं सुना रहा। कोबाल्ट 60 याद रखना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जो बिस्मथ बोल रहा हूँ ये भी तुम्हारे लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं, कंपटीशन के लिए भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से ये बीम निकली, जाकर टकरा रही गोल्ड फॉइल पर। अब सवाल उठता है गोल्ड ही क्यों, व्हाई गोल्ड? तो लिंक करो, लिंक करो, यहां पर भी गोल्ड, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में भी गोल्ड,
और दोनों का कारण सेम, दोनों का कारण गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल सब्सटेंस। मैलेबिलिटी ज्यादा है, मैलेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब ठोक पीट के चद्दर में बदलने की प्रॉपर्टी उसमें ज्यादा है। तो अगर मैं सोने से पतली सी फॉइल बनाता हूं तो वो फॉइल एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, इवन चांदी का जो वर्क होता है उससे भी पतला वर्क बनेगा सोने का, मिठाई पे चढ़ा दो। तो पतला बनाने का उद्देश्य क्या है हमारा? फिर से क्वेश्चन मार्क। यानी इसमें तुमने सामने पढ़ा हुआ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, फिर भी इसमें इतनी फाइन डिटेल्स हैं कि आज जब क्लास में बैठ के तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल यहां से यहां जाएगा, एक स्टेप ऊपर जाएगा। तो इतना पतला क्यों लिया? क्योंकि रदरफोर्ड ये चाहता था, एटम को एसेस करना चाहता था कि एटम वास्तव में कैसा है। फॉर एग्जांपल मैं एसेस करना चाहता हूं, क्या जरूरत है, क्या जरूरत, क्यों डिस्ट्रैक्ट हो, क्यों व्यर्थ चिंतित होते हो? सामने जो दीवार है मैं जानना चाहता हूं कितने हिस्से में खिड़की है, कितने हिस्से में खुला हिस्सा है। तो एक एक्सपेरिमेंट में प्लान करता हूं, एक डब्बे में मैंने 100 बॉल काउंट करके रखी, आंख पर पट्टी बांधी और एक एक बॉल निकाल कर रेंडमली सामने वाली दीवार पर फेंक फेंक के मारा। जब सारी बॉल खत्म हो गई डब्बे में तो मैंने पट्टी खोली, कमरे में जितनी भी बॉल मुझे मिली मैंने इकट्ठी करके डब्बे में वापस गिनकर डाली। गिनती आई 80 रह गई, 20 कम हो गई। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि सामने की दीवार में 20% हिस्सा खुला हुआ है, यानी खिड़की है। अंदाजा लग गया? सेम असेस करना चाहता था रदरफोर्ड, अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डमेंट करना चाहता था। अब अगर इस दीवार के पीछे एक और दीवार हो, फिर एक और दीवार हो, उसमें खिड़की की लोकेशन अलग अलग हो, तो कॉम्प्लेक्स हो गया। अब नहीं पता चल पाएगा कितनी ओपनिंग है। बॉल ऐसे जिग-जैग कुछ जाएगी, कुछ नहीं जाएगी, सामने दीवार पे वापस आ जाएगी, तो पता नहीं चल पाएगा। इसलिए वो चाहता था सिंगल मॉलिक्यूलर विड्थ की, सिंगल मॉलिक्यूलर विड्थ थिकनेस की लेयर मिले, जिससे एक एटम से मुकाबला हो सके। हालांकि वो इतना तो ऑब्टेन नहीं कर पाया इसकी थिकनेस। एनसीईआरटी में जहां डायग्राम है वहां 10⁻8 मीटर लिखी हुई है, तो मैं एवोगैड्रो कांसेप्ट लगा के पता कर सकते हो कि इसमें 6 से 7 लेयर आ जाएंगी, 6 से 7 लेयर, फिर भी उसको रिजल्ट सही से मिल गया। इससे टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल छितरा जाएंगे इधर उधर, तो बोलेंगे स्कैटरिंग हो गई उनकी। स्कैटरिंग होने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कितने एंगल पर, किस डायरेक्शन में कितने अल्फा पार्टिकल गए। तो ये पूरी की पूरी जो स्क्रीन है वो किससे बनी हुई है? फॉस्फर की कोटिंग है, जिंक सल्फाइड, जैसे टीवी में पिक्चर ट्यूब होती थी। तो जब अल्फा पार्टिकल उस पे जाके टकराएगा तो वहां पे एक चमकीला सा स्पॉट नजर आएगा, उसको बोलेंगे फॉस्फोरेसेंस प्रोड्यूस करे, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करे। तो कौन सा वर्ड ज्यादा सही है? फॉस्फोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा या फ्लोरोसेंस? बोथ आर डिफरेंट। अगर फॉस्फर कोटिंग है तो फॉस्फोरेसेंस प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। तो दोनों मीनिंग, दोनों वर्ड के मीनिंग ढूंढना, गूगल देवता की शरण में जाना, फॉस्फोरेसेंस टाइप करना, फ्लोरोसेंस टाइप करना, दोनों में डिफरेंस करना सीखना, तो तुम्हें क्लियर होगा हाउ फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरोसेंस आर डिफरेंट। तुम्हें अब डायग्राम बनाना है, ये वाला, पहले सुन लो। अभी तक क्या होता था, मैं लॉजिकल सीक्वेंस में डायग्राम बनाने की सलाह देता था तुमको, बोलता था जो मैं पहले बना रहा हूं वो तुम पहले बनाओ, जो बाद में बना रहा हूं बाद में बनाओ, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बनाओ, ऐसा कहकर मैं डायग्राम बनाना शुरू कर देता था। ये होता था अभी तक। अभी इसको थोड़ा सा अगले स्टेप, अगले लेवल पर लेकर जा रहे हैं। अभी तक सीक्वेंस मैं समझा रहा था तुमको, सीक्वेंस मैं डिसाइड कर रहा था। अब तुम्हें खुद इस लायक बनना है कि सीक्वेंस तुम खुद डिसाइड करो। तो सीक्वेंस डिसाइड करना सीखो। जब तुम डायग्राम बनाया देखोगे कहीं किताब में, तो किताब में वो डायग्राम देखकर तुम कौन सा सीक्वेंस फॉलो करोगे। फिजिक्स में जब भी हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, एंड फाइनली नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले बनाओ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो डॉट। पूरा डायग्राम देखकर तुम्हें अंदाजा है कि कितनी जगह चाहिए। डॉट बनाने के बाद सेकंड सीक्वेंस में तुम बनाओगे लेड ब्रिक्स, क्योंकि उससे निकलने वाले रेडिएशन इस लेड ब्रिक्स में से होकर गुजरेंगे और उनका काम है कॉलीमेट कर देना। कॉलीमेट करने का मतलब होता है समेट देना, पैरेलल कर देना। तो एक फाइन बीम हमको मिल जाएगी अल्फा पार्टिकल्स की। ये एरो बनाओगे, एरो जाकर इंसिडेंट होगा। गोल्ड फॉइल बनाओ, ये सपोर्ट है गोल्ड फॉइल के ऊपर और नीचे। ये पतली सी जो लाइन है वो गोल्ड फॉइल है।
तो गोल्ड फॉइल बनाओगे, ये सपोर्ट बनाओगे। नेमिंग अभी नहीं करोगे, नेमिंग लास्ट में करोगे। सेंटर लाइन ये बनाओ, ये एरो बनाओ, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बनाओ, और ये डिटेक्टर जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे हम, मूवेबल डिटेक्टर ऐसा नाम था वहां पर। रोटेबल डिटेक्टर भी बोल सकते हैं, इसको रोटेट किया जा सकता है। वहां पर तुमने देखा था गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। बताओ मैंने क्या बोला था वहां पर कि गैल्वेनोमीटर यहां पर क्या लगा होगा, या माइक्रोस्कोप लगा होगा। ये डिटेक्टर कई तरह के हो सकते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव है डिटेक्ट करना। माइक्रोस्कोप से भी डिटेक्ट कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से भी कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर से करंट नाप कर, माइक्रोस्कोप से, अच्छा गैल्वेनोमीटर से करंट कैसे नापेंगे? फोटो डायोड लगा देंगे। फोटो डायोड पे जाकर जो लाइट टकराएगी उस लाइट से वो करंट पैदा कर देगा। लाइट सिग्नल को फोटो डायोड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, उसको गैल्वेनोमीटर से नापते हैं। अभी तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो, सुन भी रहे हो और बना भी रहे हो। इसकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। शुरू में ये एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर धीरे धीरे तुम इस स्ट्रीम में आ जाओगे और ये काम जब हो जाएगा तो तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नेमिंग करो सारी। नेमिंग करते करते साथ में सोचो, क्या सोचना है कि अगर मैं इससे ऑब्टेन ऑब्जर्वेशन लिखूंगा पॉइंट्स में, क्योंकि इसके ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब करना रहेगा एक्सपेरिमेंट को, तो एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन लिखने रहेंगे। तो पहला ऑब्जर्वेशन यही डायग्राम में दिख रहा है, उसका कीवर्ड मोस्ट पास थ्रू, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए, स्ट्रेट। ये ऑब्जर्वेशन जो डायग्राम में दिख रहा है। दूसरा, सम आर डेविएटेड थ्रू ए लार्ज एंगल, उनमें से कुछ लार्ज एंगल थीटा पर डेविएट हो गए। पॉइंट है लैंग्वेज का, ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसे बनाते लैंग्वेज। तीसरा यहां दिख रहा है, अबाउट 1 in 8,000 इज रिफ्लेक्टेड बैक। देखो फिजिक्स की किताब में डेटा है 1 in 8,000, 8,000 में से कोई एक वापस लौट आया। जब तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे 1 in 10,000, वहां लिखा हुआ है 10,000 में से कोई एक लौटता है। किसी और किताब में पढ़ोगे वहां लिखा है 1 in 9,000। तो फिर तुम्हारे सामने सवाल खड़ा हो जाता है सही क्या है? तो जवाब है तीनों सही है, कुछ भी लिख दो, 8,000, 9,000, 10,000 इस ऑर्डर का, then it is okay। तुम्हें कोई फांसी पे लटकाने वाला नहीं है इसके लिए, यानी नंबर मिल जाएंगे, कोई नंबर काटेगा नहीं तुम्हारा। 8,000 भी ओके, 9,000 भी ओके, 10,000 भी ओके। बना लिया? बस इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट टर्न पे एटम्स खत्म हो जाएगा। मंडे को पढ़ेंगे और क्लास का अनाउंसमेंट बता दिया मैंने तुमको, है ना? 7 से 9 सुबह, संडे को यहीं पर। डायग्राम नहीं बन पाया तो चिंता की कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में सेम बना हुआ है। सुबह वाले बैच में मैं अनाउंसमेंट नहीं कर पाया था, तो जिन बच्चों को तुम जानते हो, तुम्हारे कांटेक्ट में, उनको बता देना संडे क्लास। उधर कैमरा को ऑफ कर देना।